सारा आकाश। अध्याय 7। मुझे अगले रोज अपने आप ही ऐसी प्रसन्नता अनुभव हो रही थी मानो न जाने कब के पुण्य प्रताप से किसी भारी दुर्घटना से बाल बाल बच निकला हूँ। यह मुझसे कोई भयानक अपराध होते होते रह गया है। रह रह कर अपने को धन्य मानता कि जरा सा भावावेश में कितनी भारी गलती से संयोगवश बच गया। कुछ दैवी कृपा ही हो गई, वरना रह ही गया था। अब यही सही, इन श्रीमती जी को ही देखना है। जब जब प्रभा की बात को याद करता अपने आप दांत भीग जाते और हर बार इस तरह विस्मय से दोहराता मानो पहली बार यह सत्य मेरे सामने प्रकट हो रहा है। इतना दर्प! खाना देते समय भाभी से बोर्ड के इम्तिहान का नाम क्या ले दिया, उसी पर ताना। अच्छी बात है, कल की सारी बातें आज इसी तरह लग रही थी जैसे सपने में मैं मरता मरता बचा हूँ और अभी तक आशंका से दिल धक धक कर रहा है। खाना खाते समय भाभी से बोला, भाभी तुम मुझे पास होने देना चाहती हो या नहीं? भाभी ने फूली हुई रोटी चिमटे से बाहर निकाली और उसे जोर से चकले पर पटक कर भाप निकलते देखती रही। मेरी बात से चौंक कर मुझे देखा। क्या मैंने क्या किया लाला? बस जब तुम करो तभी कुछ होता है। आखिर तुम लोगों ने सोचा क्या है? कुछ ठीक से बताओ तो मैं जवाब भी दूँ। पहेलियाँ मत बुझाओ। भाभी ने परात के गूथे हुए आटे से एक लोई तोड़ते हुए सिर झुका कर कहा। वह शायद समझ गई थी कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। अरे कहूँ क्या, जैसे तुम जानती ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था मुझे इस तरह चक्कर में मत फंसाओ मत फंसाओ, लेकिन वहाँ तो धुन लगी थी। अब फेल हो जाऊँ तो यूँ रोना कि आजकल के लड़के ऐसे हैं वैसे हैं। ज़रा पढ़ लिख सके इसके लिए तो अगली कोठरी साफ की, अब उसमें भी इसको उसको सारी दुनिया को ठूस दोगी तो वहाँ कोई पढ़ेगा कैसे? 3 महीने की तो बात है, सो तुमसे रुका नहीं गया। मैंने तेजी से कहा। ध्यान था कि कहीं कहीं इधर उधर वह होगी। उस समय तो ख्याल नहीं किया, लेकिन बाद में यही सोचकर संतोष पाता रहा कि मैंने रात की बात का अच्छा जवाब दिया। रुकने की बात तो यह है लाला जी, भाभी ने बड़े बूढ़ों के ढंग से कहा। हमारे बस की बात हो तो तुम्हारे लिए इससे ज़्यादा दूसरा और क्या होगा? जिससे तुम्हें सुख न मिले वह काम हम करते ही क्यों? अब मेरी हालत तो तुम देख ही रहे हो। जितने दिन निकल रहे हैं वही हैं। फिर स्कूल कॉलेज के लिए जाने को तुम्हें ही देर होगी। अब कम से कम मुन्नी बीवी के साथ यह काम तो संभल जाएगा। और कुछ उम्मीद महारानी जी से है नहीं। यह ठीक से कर दे तो प्रसाद बांटूंगी। मुझे तो दिखे उसमें भी 20 बातें उठेंगी। फिर थोड़ी देर चुपचाप रोटी बेलती रही। देखें कैसा करके खिलाती है। जो तुमने बताया यह तो सभी का काम है ना, फिर मैं ही इससे क्यों पिसूं? इसमें मेरी पढ़ाई का भी तो नुकसान होगा। भौएं चढ़ाकर मैं बोला। अम्मा जी भी कोई ज़्यादा खुश थोड़े ही हैं। वहाँ जैसी तैसी बातें जाकर इसने लगाई हैं, सब अमर लाला जी ने आकर बताई। रुपए के भूखे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। बोलो अब तो यह तुम्हारा घर है, इसके बारे में ये सारी बातें उड़ाओगी तो बदनामी किसकी होगी? और रुपए के भूखे तो सभी हैं, कौन नहीं? तुम्हारा बाप नहीं? तुम तो उनकी अकेली लाडली हो। सो भी तो ठीक से लिया दिया नहीं गया। आग लगे ऐसे रुपए में। अरे हाँ, कोई छाती पे रख के तो नहीं ले जावे है भैया। जाना तो सभी को खाली हाथ है। शादी ब्याह में आदमी दिल खोल के खर्च नहीं करे तो किस काम का वो रुपया मरा? यही तो 2-4 मौके होवे। इन 2-4 मौक़ों की बात करके भी भाभी सहसा चुप हो गई। मैं समझ गया, चर्चा थी अगर उसके लड़का हुआ तो घर में चूचक में क्या आएगा, इसलिए भाभी इस बात से कतराती थी। वे व्यस्त होकर रोटी बेलती रही, लोई बनाती रही, मैं खाने में लगा रहा। स्त्रियों की इन बातों में मुझे शुरू से ही दिलचस्पी नहीं रही। रुक कर कहा, भाभी यह सब तो ठीक है, लेकिन यह बताओ मैं क्या करूं? तो लाला जी तुम ही बताओ, दूसरी कौन सी जगह तुम्हें दिखाई दे रही है? वही गिनी चुनी 2 कुठड़ियाँ हैं। तो मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, चूल्हों में निकले बाबा, मेरा पीछा छोड़ो, मुझे पढ़ लेने दो। मैं झुंझला उठा। ना लाला जी, कैसी बातें करते हो? भाभी ने सहानुभूति से कहा। दूसरी बार बहू आई है, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। कोई पहली बार आए या दूसरी बार, मुझे उससे कुछ लेना देना ही नहीं, तो मैं क्यों सरदर्द लूँ? हाय लाला जी, इतने ज़ोर से मत बोलो। हाल ही मुन्नी बीवी कहने लगेंगी कि मैं तुम्हारे कान भर रही हूँ। भाभी चुप रही, फिर नरमी से अपनापे भरे स्वर में बोला, तुम इतने नाराज क्यों हो? बताओ। मैं क्या? बिना हिचक के बोला। पहली रात तो यह कि मुझे शादी अभी करनी नहीं। जबरदस्ती मेरे गले में यह पत्थर लटका दिया गया। फिर मुझे उसकी सूरत से नफरत है। अब यह भी कोई जबरदस्ती है दूसरों के कहने से मैं उसे पसंद भी करूं?
तुमसे जो बन पड़ा तुमने कर लिया, आगे मेरी सारी बातों का तुमने ठेका तो नहीं लिया है ना। पता नहीं तुम्हें क्यों पसंद नहीं है मुन्नी बीवी, और अम्मा जी तो यूँ भले ही नाराज़ हो, लेकिन कहती यही है कि घर में ऐसी सुंदर बहू ही नहीं आई होगी। मुझे तो कोई खास नहीं लगी, मैंने सोचते हुए अनमने भाव से कहा। बाप तो कहता था पढ़ाई लिखाई में 20,000 रुपये खर्च कर दिए, बाजा सिखाया, गाना सिखाया, अच्छी से अच्छी सिलाई कढ़ाई सिखाई, रुपया नगद नहीं दे सका तो क्या हुआ। अब देखें यहाँ कौन से दफ्तर उलटती हैं। फिर परिहास से कहा, न हो तो एक ड्यूटी लगा दो, सुबह जैसे ही उठो तो हारमोनियम पर गाना करें, जागो मोहन प्यारे। और अपने ही बात पे वे देर तक हंसती रही। गिलास का बाकी सारा पानी एक ही घूंट पे पीते हुए मैंने कहा, मजाक मत करो, तुम्हारे हाथ जोड़े, हमें थोड़ा सा पढ़ लेने दो। अब लल्ला जी, अम्मा जी से कहूँगी, मुझे तो कोई और जगह दिखाई नहीं दे रही। अम्मा जी से कहो या भैया जी से, मुझे तो शांति चाहिए। किताबें लेकर कॉलेज चलते हुए एक बात मन में उठी, सभी लोग प्रभा को सुंदर बताते हैं, एक बार सूरत तो अच्छी तरह देख ही लेनी चाहिए। पर तभी जैसे किसी ने कहा, नहीं, कभी नहीं, मुझे ऐसी कमजोरी को दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। एक बार जरा सा मन ढीला पड़ा नहीं कि कहाँ ले जाकर पटके। सारा दिन यही भाव मन में छाया रहा कि चलो अच्छा ही हुआ, व्यर्थ की मुसीबत से पीछा छूटा, नहीं तो जाने सारे जान को बेकार एक आफत और लगी रहती। अब निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई कर सकूंगा। यही तो मेरे आत्मनिर्माण के दिन है। दुनिया में कौन किसके लिए मरा है, सब अपना अपना रास्ता देखते हैं। फिर मुझे तो हर पल यही याद रखना होगा कि मेरा रास्ता साधारण लोगों का नहीं है, मेरा रास्ता कुछ बनने और कुछ करने का रास्ता है। सब कुछ भूल कर खूब पढ़ूंगा, खूब मेहनत करूंगा, मेरे तरफ से चाहे सारी दुनिया भाड़ में जाए। आजकल दिन भर तबीयत बहुत ही खुश रही, लेकिन भीतर ही भीतर कुछ कुलबुलाता रहा। यह उपेक्षा तो मैंने आज तक किसी की भी नहीं की। सही है, रात वो मेरी कोठरी में नहीं सोई, पता नहीं मुन्नी के पास या भाभी के पास या कहाँ रही, मैंने देखा भी नहीं। मुन्नी की तटस्थता और अम्मा की चुप्पी वास्तव में मुझे आश्चर्य में डाली थी। तभी तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मुन्नी की सहानुभूति प्रभा की ओर है। मुन्नी के साथ ही सोई होगी, मेरी तरफ से कहीं सोई। देर तक मैं उसे कोई न कोई सबक सिखाने के रास्ते सोचता रहा। मैं उसकी स्पष्ट उपेक्षा और अपमान तक कर डालने के सुयोग को जरा भी छोड़ने को तैयार नहीं था। सोच कर लगा उसके प्रति लापरवाही और उदासीनता का रवैया रखना गलत होगा। उसे क्या पता चलेगा किस गलती की सज़ा मिल रही है। मुझे तो अब इस दम्भ को ही देखना होगा। और लगा जैसे मैं ताल ठोक कर मैदान में आ गया। मैंने नहा धोकर भाभी से कहा, भाभी अब तुम व्यर्थ में क्यों पिसती हो, यह समय आराम करने का। आखिर मुन्नी है, घर में और लोग, यह सिर्फ तुम ही अकेली रह गई हो। अगर सबको खाने का हक है तो काम करने के लिए भी बाहर से आदमी नहीं बुलाए जाएंगे। मैंने देखा था रात के जूठे बर्तनों के ढेर के पास बैठी प्रभा एक एक बर्तन मांज रही थी, छूती थी और इस तरह जैसे बर्तन गर्म हो। मन ही मन क्रूर संतोष से हंसा। इकलौती बेटी, उसने इन बर्तनों को छुआ ही क्यों होगा। अब आया मजा। और इसके बाद सारे घर का दोनों वक्त का खाना उसे ही बनाने को दे दिया गया। भाभी तो जैसे इसी की राह देख रही थी। मुन्नी ने इधर उधर का काम एक दो दिन करवाया, फिर कटने लगी। असल में बैठकर रोना और सोचना ही उसे अच्छा लगता था। यूँ जवानी हमदर्दी तो हमेशा ही प्रभा के साथ रही। दोनों रोटी या खाने की कोई शिकायत करता तो वह प्रभा का पक्ष लेकर कहती, दिन भर तो रोटी बनाने में चला जाता, आखिर आदमी के जान है भी या नहीं, ऊपर से मीन मेख निकालने वाले। मेरे तो एकाध बार उसे तेज झड़प हो गई। मैंने तो कह दिया, ऐसा है तो तू भी साथ साथ सारे काम क्यों नहीं करवाती। भाभी, लल्ला होगा तो सारे कपड़े ले लूँगी, फिर तुम इधर उधर टालो। हाँ, पहले से बात तय है। मैं इधर से गुजरा तो मुन्नी कह रही थी, फिर मुझे देख कर बोली, हमने भाभी से शर्त बंधी है। मुझे देख कर भाभी लाल हो गई, उसका सारा चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन अजब गंभीर सौंदर्य आ गया। भाभी मुझे इतनी अच्छी कभी नहीं लगी। वे जोर से हाथ से परे धकेल कर शर्माने का नाटक करती। हटो बीबी जी, तुम्हें हर वक्त ऐसी ही बातें रहती हैं, मर्दों के सामने ये बातें नहीं करते। अब तो समझो। अजब वातावरण था घर का। भगिनी ने धोती ब्लाउज पहले ही अपने तरफ से लेने की घोषणा कर दी थी। जो भी आता इसी बारे में बातें करता। यूँ सभी चाहते कि लड़का ही हो, और शायद इसलिए सारे समय लड़के की बातें करते। लेकिन भाभी जी या अम्मा से इस बारे में बात करो तो मानो इस मधुर कल्पना को कहीं नजर नहीं लग जाए, इसलिए जानबूझकर झुठलाती। कहा करती, वह तो भगवान के हाथ की बात है, अगर लड़की हुई तो क्या कोई रोक लेगा। मानो लड़की होने की बात कहकर अपनी ही इस आशंका से अपने को अभ्यस्त करना चाहती
हो कि उस समय बहुत कष्ट न हो। 16 आने, वैसे विश्वास उन्हें लड़का होने का ही था। घर में पहले पोता होगा, इससे खुश तो अम्मा और बाबूजी सभी थे, लेकिन उसके खर्चे की जब कल्पना करते तो यही कहते भगवान जाने क्या होगा, क्योंकि उस हालत में दुनिया भर के खर्चे होंगे। एक बड़ी सी दावत देनी पड़ेगी। सो लड़का लड़की के विश्वास अविश्वास में दिन गुजर रहे थे। ढीले ढीले कपड़े पहने भाभी कम से कम चलती फिरती और जाने क्या क्या सोचकर अपने ही आप मुस्कुराया करती। आखिर एक रात को 12 बजे खूब भाग दौड़ के बाद भाई साहब पुत्री के पिता बन गए। अम्मा ने माथे पर हाथ मारा। लो, घर में पहले भवानी ही आई। लगा जैसे उस प्रत्याशित प्रसन्नता को पाला मारा हो, लेकिन सभी खुश होने की कोशिश कर रहे थे। दाई को जाने क्यों मिलने की उम्मीद थी, उसका मुंह उतर गया। नर्स गंभीरता से बच्चे को नहलाती धुलाती रही। नर्स को बुलाना पड़ा था क्योंकि दाई को केस गंभीर होता नजर आया। सारे कमरे में कार्बोलिक की गंध निकल रही थी। उस रात सारे घर में खूब भाग दौड़ रही। कभी पानी गर्म, कभी यह ला कभी वह ला। हम लोग सब जागे हुए थे। पता नहीं भाभी को कैसा लगा, लेकिन बाबूजी ने तो निश्चय ही प्रसन्नता की दबी सांस छोड़ी। तत्कालिक खर्चा बचा। अब कोई कहेगा तो कह देंगे लड़की होने पर कोई मिठाई दावत मांगता है। ऊपर से कहा, लो, पहले डिग्री घर में आ ही गई है। मुन्नी ने चिढ़ाया, अब तो मुंह मीठा कर दो, सबसे बड़े चाचा बने हो। पता नहीं चाचा बनने की खुशी मुझे हुई या नहीं, लेकिन यह सोचकर बड़ा आनंद आता रहा कि चलो अब घर में खूब काम बढ़ा। करने वाला प्रभा के सिवा है ही कौन। अब एक आदमी भाभी की सेवा शुश्रूषा करने को अलग चाहिए। अम्मा तो अपनी आयु और बीमारी के कारण किसी लायक हैं ही नहीं। झोली में हाथ डालकर माला जपते हुए मुन्नी ने सारे घर की खोज खबर रखना उनका काम है, या फिर नाइन को आदेश देती रही। भाभी के ऊपर का काम करने के लिए 5-7 दिन नाइन रहेगी। पहले तो रात का खाना बनाकर भाभी ही उनका पाँव दबाया करती थी। अब तो सारी घर की रिपोर्ट ली जाती है, रामायण खुलती है, लेकिन अम्मा और बाबूजी तो लड़की के हाथ का बना खा नहीं सकते। यह काम तो प्रभा को करना ही है। प्रभा सुबह न जाने कब उठकर भाभी के लिए हरीरा इत्यादि बनाना शुरू कर देती। सुबह 6 बजे तक प्रायः उनके सभी काम पूरे हो जाते। रात के बर्तन इत्यादि साफ होते, चौका धुलता, नहा धोकर जल्दी से रसोई में घुस जाती कि कहीं कॉलेज जाने वाले को देर न हो जाए। 12 बजे तक खाना बन पाता, फिर जल्दी से चौका बर्तन का काम निपटा डालती। 1-आध घंटे या दाल या गेहूँ बीनना या अमर और कुंवर के कपड़ों को भाभी के पास बैठकर सीना रफू करना होता। नामकरण के दिन कम से कम 30-40 आदमियों का खाना होगा ही। सत्यनारायण की कथा होगी, उसके लिए मसाले दाल तैयार होती। साँझ को 3 से फिर से चूल्हा से धुआं उठने लग जाता। पलकों से आंखें पोंछती व झुक झुक कर लकड़ियों में फूंक मारती रही। सारा चेहरा लाल रहता। रात के 8-9 बजे तक यही क्रम चलता। फिर भाभी के आवश्यक कार्य होते। अक्सर जब मैं दिवाकर के यहाँ से लौट कर घर से आता, उस समय वह अम्मा के पायदाने दबा बैठ कर उनके पाँव दबाती भी दिखती। शायद इसी सब में रात के 11:30 या 12 बज जाते। सबसे आश्चर्य मुझे यह देखकर होता था कि वह सब कुछ ऐसी आसानी और चुपचाप करती चली जा रही थी, मानो मशीन हो और उसे यह सब करने में कोई कष्ट न होता हो। हर नए काम में ऐसे स्वाभाविकता से ग्रहण करती चली जाती थी, लगता ही नहीं था उसे करने में कहीं भी अनिच्छा का लेश या थकान। और मैं इसी पर खींच उठता। उसके व्यवहार से कहीं अनिच्छा थकान दिखे तो मैं अपने को उसके कष्ट से आनंदित कर सकूं। मन में कहूं कि कहो बच्ची, अब कैसा लग रहा है। हाँ, शुरू में जब तक सिर झुका रही तब तक किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब धीरे धीरे एक चीज़ लोगों के सामने स्पष्ट होने लगी कि प्रभा पर्दा नहीं करती। बाबा जी यूँ तो हमेशा ही खांस कर भीतर आते। एक आध बार प्रभा को मुंह उधारे देखा तो समझे शायद उसे उसके आने का पता नहीं लगा, मगर जैसे ही उनकी समझ में आया प्रभा केवल घूम जाती है, पर्दा नहीं करती, तो उन्हें जाने किस बात पर अम्मा से कहा, फिर बेटी बहू में फ़र्क ही क्या रह गया। बेटी भी मुंह खोले बाल बिखेरे घूमती है, बहू को भी चिंता नहीं कि पल्ला किधर जा रहा है। और इस पर शुरू में खूब हंगामा मचा। भाभी ने ताने कसे तो कसे ही। अम्मा ने भी माला के दाने गिनना छोड़कर झुंझला झुंझला कर कहा, बहू तुम्हारे यहाँ पर्दे का कायदा नहीं है क्या? तो ना सही, लेकिन इस घर की रीत तो देखो। अरे तुम हमसे न करो तो मत करो, लेकिन बड़ों से कुछ तो हया शर्म होनी चाहिए। ऐसे भी क्या अंधेर न हमने देखा न सुना, सारी बिरादरी में चर्चा है, जो देखे हैं सो हमारे कर्म में थूके। अब दस्टोन पर दुनिया जहान के लोग आएंगे, क्या कहेंगे जाकर, भाई तुम्हारे यहाँ नंगे नाचे तो हमें क्या। भैया ने एक आध बार मुझे भी डांटा, क्यों रे समर तू बहू को रोकता नहीं, देख अम्मा बाबूजी सभी इसका
बुरा मानते हैं। कम से कम जब तक ये लोग इनकी मान मर्यादा तो रखनी चाहिए। यूँ तो हम नहीं कहते पर्दा करना बहुत अच्छी चीज़ है, मगर घर में चलता आया है। तेरी बहू तो समझ में नहीं आता किस चीज़ की बनी है, सुनती ही नहीं। अम्मा इतनी डांटती फटकारती है लेकिन ध्यान ही नहीं देती कि कौन भौंक रहा है। यह बात सच है कि उसने कहा कुछ भी नहीं, लेकिन कभी इतने डांटने कहने के बावजूद पर्दा भी नहीं किया। वह जैसे इस बात को सुनती ही नहीं थी। अम्मा इस बात से और भी झुंझलाती और उसके कहने पर कुछ तो प्रतिक्रिया दिखाए, लेकिन वह इस विषय में एकदम पत्थर की हो जाती। और अम्मा थी कि हर बार कहती, बहू कहीं भी ऐसी बेहयाई किस काम की, माथे पर पल्ला लेने से तुम्हारा क्या जाता है। आज तक इस घर में घूंघट थोड़ी के ऊपर नहीं आया। सैद्धांतिक रूप से मैं पर्दे के खिलाफ, इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते इन सब का कारण जानता हूँ कि मुसलमान के आने के समय से इस पर्दे का जोर बढ़ा, लेकिन जब उसे व्यवहार में देखा तो धक्का लगा। प्रभा, अम्मा, बाबूजी सबके सामने मुंह खोले चली आ रही। यह दृश्य अपने आप में बड़ा अजीब और नया नया था कि सास ससुर बड़ों के प्रति आदर प्रकट करने का और क्या तरीका है। माना कि तुम सिर झुकाकर चलती हो, लेकिन केवल आंखें झुकाने और सिर नीचा कर लेने से ही तो आदर नहीं होता। मगर मैं उससे कहूँ तो कैसे कहूँ। एक बार मुन्नी ने जोर से कहा, मुन्नी, तेरी भाभी बड़ी बदतमीज है। किसी ने आदर शिष्टाचार नहीं सिखाया, लेकिन उसने इस कान सुनकर उस कान से निकाल दिया। घर में काफ़ी हो हल्ला हो चुकने के बाद इस ओर से लोगों को समझौते का भाव धारण करना पड़ा। बस अभी तो ध्यान आता जब कोई नया आदमी आया। उस समय अम्मा कोशिश करती प्रभा इधर उधर ही है, क्योंकि उसके सामने कुछ कह भी नहीं सकती। पहले तो कुछ दिनों तक सभी प्रभा के सामने एक साथ काम संभाल लेने पर चकित थे, लेकिन अब उसके कामों में भी मीन मेख निकालनी शुरू हो गई। मुन्नी भी अपनेपन से कह देती, भाभी इतना घी मत लगाओ, बाद में फिर कमी पड़ेगी। अब इस नए प्राणी के घर आने से घर का आर्थिक सांचा और भी अधिक चरमराने लगा था। सिर पर हाथ फेरते बाबूजी अक्सर अम्मा की चारपाई के पास टहला करते। धीरज की माँ, बड़ा खर्च होने लगे। बेचारा धीरज भी क्या करे, करते करते तो मरा जाता है। उसका कसूर भी क्या है, कुनबा छोटा है। अब तो जैसे तैसे समर इंटर पास करके कहीं लगा जाए तो बेचारे को सांस है। उसे देखकर मेरा तो कलेजा मुंह को आता है। चिंता और काम के मारे सूख सूख कर पिंजर रह गया है। ना बोलता है, ना कहीं यार दोस्तों में आता जाता है। आखिर शरीर भी कहाँ तक साथ दे। खेलने खाने के दिन तो सब सूखे चले जा रहे हैं। क्या ज़माना आ गया। सोचा था कभी इस कमबख्त मुन्नी की अलग आफत है छाती पर। अब इसको जाना तो है ही। बिरादरी के बड़े लोगों से कुछ कुछ कह कर कराया तो है, थोड़ी उम्मीद भी लगती है, लेकिन लोगों के मुंह तो ऐसे फैले हैं, सीधे सीधे कोई बात ही नहीं करता। हर आदमी बदले में कुछ चाहता है। प्रभा को देखकर खुद ही दूसरी ओर मुड़ जाते और भरे गले से कहते, बहू जरा हाथ साध कर काम किया करो बेटा। इस घर में बोरियों में रुपया पड़ा रहता था, 4-4 कनस्तर घी उठता था, लेकिन अब रह क्या गया। और इस चिल्लो पौ के बाद मुझे सारे काम निर्बोध रूप से चलते हैं। मैं कॉलेज या थोड़ी देर के लिए कहीं भी बाहर जाता तो आकर देखता मेरी कोठरी एकदम साफ कर दी गई है। सारी बिखरी चीज़ें करीने से लगी हैं, लालटेन चमचमा रही। यह सब देखकर कहीं भीतर हल्का सा दर्द होता, मगर मैं उसे पढ़ाई की थकान समझ लेती। कभी कभी मैं खुद अपने ऊपर झुंझला उठता, क्या रात दिन प्रभा प्रभा कैसे खाती है, कहाँ रहती है, कैसे काम करती, जरा सा भी आराम तो नहीं करती। अच्छे खासे दाल साग में मौके बेमौके नमक मिर्च ज़्यादा कम बताता रहता। ज़रूरत गैर ज़रूरत अम्मा, मुन्नी या भाभी से उसे सुना सुना कर तानेबाजी की कहता हूँ, कटु कटाक्ष करता हूँ, मतलब किसी न किसी रूप में अपना ध्यान उसी ओर लगाए रहता हूँ, मानो कोई और काम है ही नहीं मेरे दुनिया में बचा। अरे भाई, मुझे पढ़ना है, इतना मन उसमें क्यों नहीं लगता। और इस बार फेल हो गए तो दुनिया भर की बदनामी मिलेगी। सो तो मिलेगी ही, आगे के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। जब मुझे उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना तो लगातार उसे ही लेकर उधेड़ बुन करते रहने का आखिर मतलब क्या। और जैसे हर समय उसके कार्यक्रम का लेखा जोखा रखना मेरा स्वभाव बन गया। मुझे उससे इतना महत्व देने की ज़रूरत ही क्या है। घर में बहुत एक कुत्ते बिल्ली हैं, समझ लो वह भी एक है। मैं अनेक बार निश्चय करता था कि उसके बारे में कम से कम सोचूंगा, लेकिन किसी न किसी चीज़ के पीछे ख्याल उसी के पास पहुँचता। जैसे ही पाता कि गंदी बनियान अपने आप धुल गई थी और उसे बाहर की रस्सी पर सूखते संध्या को देख कर गया था, लौट कर देखता हूँ तय की हुई करीने से रखी है, बस पढ़ना लिखना अलग और प्रभा की बात सोच रहे हैं। एक और परिवर्तन दिखाई दे रहा था कि पहले जब भी कोई नया और मुश्किल काम प्रभा के ऊपर आकर पड़ता तो यह सुनकर मुझे बड़ा हार्दिक संतोष होता कि चलो उसे कष्ट मिलेगा। मैं उत्सुकता से राह जोता, देखे उसमें इसकी क्या प्रतिक्रिया। अंतर्मन में यही कहता रहा था, इन अत्याचारों से परेशान होकर वह किस समय और कहाँ रोती होगी। उसे उस समय फड़क कर
शर्मिंदा करने की ताक में ही रहता। उस रात को या सुबह ठंड के मारे शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते तो ख्याल आता, इस समय प्रभा जी को कैसा लग रहा होगा। बैठी बैठी बर्तन साफ कर रही होगी या चौका धो रही होगी, लेकिन इधर जब बिना प्रतिवाद या प्रतिक्रिया दिखाए वह सभी कामों को स्वाभाविकता से स्वीकार करती चली गई, तो परिणाम के प्रति मेरी सारी उत्सुकता धीरे धीरे मरने लगी और उस पहली तृप्ति के स्थान पर एक विचित्र बेचैनी और विक्षोभ मन के भीतर मंडराने लगा। जैसे एक हथियार व्यर्थ जाने पर प्रश्न उठे कि अब क्या है, अब आगे क्या किया जाए। आखिर यूँ हार तो नहीं माननी। खाना खाते समय कभी कभी भाई साहब भी कहते, अरे बहू कर्मी, मिनट 2 मिनट उसके पास भी जाकर बैठ जाया करो, अकेली का मन भी कैसे लगता होगा, कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ही पड़ जाए। यह ठीक था, प्रभा पर्दा नहीं करती, लेकिन वह भाई साहब या बाबूजी से बोलती कुछ नहीं थी। चुपचाप सिर झुकाए काम करती रहती। दोपहर को वह नित्य भाभी के पास बैठती, इसलिए भाई साहब को बताने को उसके होंठ फड़क रहे थे। सहसा सिर उठाकर देखती, मानो कुछ कहना चाहती हो, फिर सिर झुका लेती। नामकरण संस्कार का दिन था। संध्या को आया और देखा तो घर में खूब हल्ला गुल्ला मचा हुआ। अम्मा बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर कहती, जब तक कुछ मन करे नहीं तो सर पर चढ़ी आती है। दुनिया का सारा काम तुम्हारे से ही तो होगा, हम तो कुछ हुए ही नहीं। इतना तो हम सब बहुत बड़े मूर्ख हैं, बस ज्ञान तो एक तू ही घुट्टी में पी कर आई है। सगुन साहित्य के दिन करके क्या धरा है, बोलो, हमें पता भी नहीं, वहाँ इतना सब कुछ हो लिया। सब सहमे एक और खड़े थे। कोठरी में अपनी चारपाई पर पड़ी भाभी फूट फूट कर रोने लगी। आग लगे ऐसी पढ़ाई अपने लिए होगी कि दूसरे को जान लेने के लिए। हाय राम, पता नहीं अब क्या होने वाला है। मुन्नी एक और चुपचाप खड़ी देख रही थी। इतना तो समझ गया कोई गंभीर बात हुई है। डरी सहमी सी एक और प्रभा खड़ी देखते ही कहा जा सकता था अपराध इसी ने किया। कुछ दृढ़ बनने का प्रयत्न करके उससे भराए गले से कहा, अम्मा जी, मुझे पता होता तो मैं कभी नहीं करती। मैंने समझा कोई सादा मिट्टी का ढेला है। सादा मिट्टी का ढेला तो है ही, अम्मा बिफर कर बोली। हमारे पुरखा हमें जवाब दिए चले जा रहे। तूने समझा काहे को? तेरे तो ये माथे की फूट गई है ना, अंधी थी, दिखाई थोड़ी ही दिया वो उसमें कलावा बंधा था या नहीं। बात पर बात कहे चली जा रही थी, जो एक भी बात बिना जवाब दिए छोड़ी हो। अच्छी सीख दिए तेरे माँ बाप ने बड़ों से जबान लड़ाने की। एक तो तवा सा मुँह खोले रहती है, फिर कोई आए जाए किसी की चिंता नहीं, ऊपर से कैसी जैसी जबान चले। मेरी बेटी होती तो इनके जबान पर ही खींच कर जिंदा गाड़ देती। अम्मा की तेजी बेहद बढ़ गई। यहाँ तक जवाब देने की बात कहने के साथ उन्होंने अपने को अपमानित भी महसूस कर लिया और फौरन ही रोने लगी। मेरी समझ में मामला कुछ आया कुछ नहीं। फिर भी मुन्नी से तेज स्वर में पूछा, मुन्नी क्या बात है? मेरे चढ़े तेवर देखकर मुन्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। कुंवर ने बताया, सुबह पंडित जी ने जिन गणेश जी की पूजा की थी, भाभी ने उनसे जूठे बर्तन मांज लिए। साथ ही भाभी का रोना और भी बढ़ गया। बात उन्हें नए सिरे से याद आ गई। मेरा कलेजा धक रह गया। अम्मा की सिसकियाँ अभी सुनाई दे रही थी। भाभी कह रही थी, कुछ तो गया तो इसका क्या जाएगा, यह तो अपने हाथ झाड़कर अलग हो जाएगी। हे भगवान, तू देखने वाला है, सबको समझना। दुनिया कुड़ कुड़ कर मरी जाती है। हाय राम, सांस खींची, जोर से दांत भींचे। मैं दंदनाता हुआ सीधा एकदम सामने जा पहुंचा। अपलक निगाहों से घूरता हुआ जैसे बिल्ली चूहे को झपट रही हो। दाहिना हाथ ढीला किए, एक बार तोला और फिर तड़ाक। सारी शक्ति से पड़े तमाचे की 5 उंगलियां प्रभा के गालों पर उभर आई। वह एक और झोंका खाकर गिरते गिरते संभली और यूं ही थम से बैठ गई। मैंने कहा, हरामजादी, यहाँ रहना हो तो ठीक से रहो, नहीं तो जहाँ जगह दिखे अभी चली जाओ। बड़ी नास्तिक की बच्ची बनी हूँ। और मैं फुटबॉल का गोल लेकर आगे आने वाले खिलाड़ी के अंदाज से गर्दन टेढ़ी करके उसे घूरता घूरता ही अपनी जगह आकर खड़ा हो गया। सब एकदम स्तब्ध रह गया। अम्मा का सरारा, क्रोध और आंसू एक ही साथ उड़ गए। भाभी चुप हो गई, लेकिन चाटा मारते ही एक आत्मघाती ग्लानि का प्रचंड झटका मुझे अपने भीतर लगा। मैं वहाँ खड़ा नहीं रह सका, उल्टे पाँव वहाँ से लौट आया। चाटा मारने के बाद मुझे पता नहीं किसने क्या कहा, वह रोई या नहीं, वह पड़ी रही या किसी ने उठाकर भीतर डाल दिया। हाँ, इतना याद है, चाटा सारी शक्ति से और भरपूर पड़ा था और मेरी 5 उंगलियां झंझना उठी थी। कोठरी की डहली पार करते ही मुझे जैसे भीतर कोई लगातार रटने लगा। यह मैंने क्या किया, यह मैंने क्या किया, मुझे क्या हो गया था? जिंदगी में पहली बार एक स्त्री पर हाथ उठाया था। लग रहा था जैसे मेरा हाथ निस्पंद होकर गला जा रहा है। भाभी पर हाथ उठाने को लेकर भाई साहब की कितनी कटु आलोचना मैंने समय समय पर की थी।
सब जैसे एक एक करके मेरे दिमाग में आने लगी। मैं किस आवेश में अंधा हो गया। 7-8 महीने में पहली बार बोला, वह भी गाली से। पहली बार बात की, वह भी तमाचे से। मैं बड़ी देर तक तो समझ ही नहीं पाया यह क्या हो गया आखिर। तब सहसा किसी ने जहर बुझी घृणा से भीतर कहा, नीच कायर कमीने, यह तेरा आदर्शवाद है, यही तेरे महान बनने के सपने। इंटर में पढ़ता है और दुनिया भर के विचार बघाड़ता है। बिना कुछ सोचे समझे कब की संजीत रुलाई ऐसे जोर से फूट पड़ने को मचल लगी थी। मैं बेबस हो गया। वह क्या आंधी थी जिससे मैं बह गया। फिर बेबस फपक फपक कर रो पड़ा। चाहता था रोते रोते गल कर मेरा सारा अस्तित्व आंसुओं में ही बह जाए। ऐसी ग्लानि अपने भीतर महसूस हो रही थी कि अपने दोनों गालों पर जोर से अंधाधुंध तमाचे ही तमाचे मारूं, उंगलियां ही उंगलियां उछल आएं।